बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसके बारे में हम देखते हैं कि कंडक्शन मेटल्स में कैसे होती है, नॉन मेटल्स में कैसे होती है, पॉलीमर्स के अंदर, इंसुलेटर्स के अंदर कैसे होती है, कंडक्टर्स के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर और इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कैसे होती है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है और ये किन फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड करती है। Conduction in terms of band and atomic bonding models. It is important concept to be understood. The only electrons with energies greater than Fermi energy, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा होती है। फर्मी एनर्जी कौन सी होती है? फर्मी एनर्जी लेवल होता है वैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी है। may be accelerated in the presence of an electric field. सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा होती है वही एक्सेलरेट होते हैं। यानी कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा होगी, फिर वो जाएंगे कंडक्शन बैंड में और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वही इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा है वही एक्सेलरेट होंगे, उन्हीं की स्पीड 0 से मैक्सिमम होगी। These are the electrons that participate in the conduction process and these electrons are called free electrons. ये free electrons हैं जो conduction process में participate करते हैं और ये एक्सेलरेट होते हैं। अब देखें उसने एक यहाँ पे वर्ड बताया एक्सेलरेट का कि ये एक्सेलरेट होते हैं। एक्सेलरेट होने का मतलब है कि इनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब है कि इसके रास्ते में कोई रुकावट होगी, रेजिस्टेंस होगी, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। Another charge entity is called a hole is found in semiconductor and insulators. Holes metals में नहीं होते, semiconductors और insulators में ही होते हैं। Holes have energies less than Fermi energy. इनकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम होती है। एंड आल्सो पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ये भी कंडक्शन में पार्ट प्ले करते हैं। होल्स एक जाने मूव करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दूसरी जाने मूव करते हैं। होल्स तो मूव नहीं करते, वो तो शिफ्ट होते हैं। होल्स शिफ्ट होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। The electrical conductivity is direct function of number of free electrons. Conductivity is as a function of free electrons. जितने free electrons ज़्यादा होंगे electrical conductivity उतनी ज़्यादा होगी। And holes, और ये holes electrons और holes जितने ज़्यादा होंगे electrical conductivity उतनी ज़्यादा होगी। In addition, the distinction between conductors and non-conductors or semiconductor lies in the number of these free electrons and holes. तो जो मेजर डिफरेंस है कंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का, सेमीकंडक्टर्स का, मेजर डिफरेंस जो है वो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कंडक्शन इन मेटल्स, ये मेटल्स की पिक्चर है। हमारे ज़हन में एक पिक्चर जो है वो फंसी हुई है इंसुलेटर्स की और सेमीकंडक्टर की। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के अंदर एक वैलेंस बैंड है, फिर उसके बाद फॉरबिडन बैंड है, एनर्जी बैंड गैप है, उसके बाद कंडक्शन बैंड है। तो ये पिक्चर हमारे जहन में है कि जो एनर्जी बैंड गैप है वो सेमीकंडक्टर में कम होता है, इंसुलेटर में ज़्यादा होता है। हम सोचते हैं कि ये जो बैंड स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होगा सबका, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंड स्ट्रक्चर मेटल के लिए डिफरेंट होगा, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के लिए डिफरेंट होगा। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का जो है वो मिलता जुलता होगा और मेटल का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और ये मेटल का बैंड स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसमें एक फिगर ए है और एक इसके अंदर फिगर बी है, और ये है फॉर मेटल ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेट्स बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। एक्साइटेशन से पहले ये देखें, ये फील्ड स्टेट्स हैं और ये एम्प्टी स्टेट्स हैं, और ये इसका जो है वो लेवल है फर्मी लेवल है। और जब इसको एक्साइट करते हैं तो एक्साइटेशन के नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाता है नेक्स्ट किसी एनर्जी की स्टेट के अंदर, और वो इलेक्ट्रॉन जो फर्मी लेवल से
जिनकी एनर्जी फर्मी लेवल की एनर्जी से ज़्यादा होती है वही कंडक्शन में टेक पार्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो टेक पार्ट करेगा। ये एम्प्टी स्टेट्स हैं सारी, और ये इसकी फील्ड स्टेट्स हैं। और जब इसको कोई सोर्स मिलेगा, एक्साइटेशन सोर्स, इसको कोई अप्रोच करेगा, हीट एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, कोई भी एनर्जी जो है वो इसको मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएगा और ये जंप करके फील्ड स्टेट से जंप करके एम्प्टी स्टेट्स के अंदर चला जाएगा और पीछे होल भी कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये है मेटल्स का केस है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू बिकम फ्री इट मस्ट बी excited or promoted into one of the empty and available energy state above EF। फर्मी एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और वो कहाँ जाएगा, एक अवेलेबल एनर्जी स्टेट के अंदर जाएगा, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। फॉर मेटल्स देयर आर वेकेंट एनर्जी स्टेट्स एडजेसेंट टू द हाईएस्ट फील्ड स्टेट एट EF। हाईएस्ट इन फील्ड स्टेट आपको पता है वो EF है, फर्मी लेवल है। तो फर्मी लेवल के साथ साथ ये एम्प्टी स्टेट्स मौजूद हैं। तो फर्मी लेवल के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी गेट करके ऊपर वाली किसी भी अलाउड एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। Thus, a very little energy is required to jump electron into the low-lying empty states as shown in the figure. Generally, the energy provided by the electronic field is sufficient to excite the large number of electrons into these conduction states. थोड़ी सी एनर्जी काफ़ी है जो इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल पे हैं, क्योंकि फर्मी लेवल के साथ ही अगला जो है वो एम्प्टी स्टेट्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाएगा, एम्प्टी स्टेट में जंप कर जाएगा, जहाँ से एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और वहाँ इसका कंडक्शन प्रोसेस होगा। फॉर मेटालिक बॉन्डिंग मॉडल, एक मेटालिक बॉन्डिंग मॉडल है। इस बॉन्डिंग मॉडल के मुताबिक आयन कोर्स होती हैं और उनके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ख़ास मेटालिक बॉन्डिंग के साथ अपनी कोर के साथ एसोसिएटेड होते हैं और इसे हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। फॉर द मेटालिक बॉन्डिंग, जिस तरह बाकी बॉन्डिंग होती है, जिस तरह आप कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी तरह एक मेटालिक बॉन्डिंग भी होती है। मेटालिक बॉन्डिंग के मुताबिक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के दरमियान और जो मेटल की आयनिक कोर्स है। मेटल आयनिक कोर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और यूँ एक बॉन्डिंग फोर्स होगी उसके दरमियान मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर। इट वाज एज्यूम दैट, मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर ये एज्यूम किया गया है दैट ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव फ्रीडम ऑफ मोशन, कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इस मॉडल के मुताबिक, ये बोहर मॉडल नहीं है, ये बॉन्डिंग मॉडल है, इस मॉडल की बात हो रही है। इस मॉडल के मुताबिक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर सकते हैं, हैव फ्रीडम ऑफ मोशन, मूव कर सकते हैं एंड फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन गैस, और एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं या इलेक्ट्रॉन गैस बनाते हैं। दैट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेटर्स ऑफ आयन कोर्स। ठीक है, एक मटेरियल है उसके अंदर आयन कोर्स हैं, इन आयन कोर्स के अंदर एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन गैस है। Although these electrons are not locally bound to any particular atom, इस मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी पर्टिकुलर एटम के साथ बाउंड नहीं होता। They must experience some excitation to become conduction electrons that are truly free। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाउंडेड हैं, उनके जो आयरन कोर्स हैं उनके साथ बाउंड हैं, और अगर ऐसे मटेरियल को थोड़ी सी एनर्जी दी जाए तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना रहा है, इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो जम करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बॉन्डिंग मॉडल। Thus, although only a fraction of excited, only a fraction is excited, कि बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्साइट होते हैं, they still will give rise a relatively large number of free electrons and consequently a high conductivity। तो मेटल्स के अंदर, मेटल्स को अगर थोड़ा सा एक्साइट किया जाए तो वो हाई कंडक्टिविटी शो करती है।
कंडक्शन इन इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। अब ये वही पिक्चर है जो हमारे जहन में ऑल द टाइम रहती है कि एक वैलेंस बैंड है और एक एम्प्टी बैंड है और इसके बाद कंडक्शन बैंड है, और इसमें जो इंसुलेटर्स है उसमें बैंड गैप ज़्यादा है, जो सेमीकंडक्टर है उसमें बैंड गैप कम है। और पहले आएगा वैलेंस बैंड जो फील्ड बैंड होता है, और उसके बाद फिर बैंड गैप आएगा, उसके बाद फिर आएगा कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड के अंदर एनर्जी लेवल्स मौजूद होंगे। और इलेक्ट्रॉन को अगर किसी एटम को एक्साइट किया जाए तो वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड के किसी इलेक्ट्रॉन स्टेट के ऊपर फॉल कर जाता है। फिगर दिखाई जा रही है 18.6 for an insulator or semiconductor occupancy of the electron states before and after an electron excitation from the valence band into the conduction band in which both a free electron and hole are generated। अब इसके अंदर इंसुलेटर्स के अंदर और सेमीकंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जनरेट होंगे। अगर आप फिगर ए को देखें तो फिगर ए के अंदर ये विदाउट एक्साइटेशन है, और फिगर बी के अंदर एक्साइटेशन एनर्जी है, और एक्साइटेशन एनर्जी के नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके किसी अलाउड स्टेट के ऊपर फॉल करता है और पीछे एक होल छोड़ जाता है। तो यहाँ पर होल भी क्रिएट हो गया वैलेंस बैंड के अंदर, और कंडक्शन बैंड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन भी चला गया, और वो जो हम इसको एनर्जी दे रहे हैं ये इन दोनों लेवल्स के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप कर जाएगा। For insulators and semiconductors, empty states adjacent to the top of the filled valence band are not available। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में एडजेसेंट टू टॉप फील्ड लेवल, ये जो टॉप फील्ड लेवल है ये देखें, ये वाला टॉप फील्ड लेवल है, इस टॉप फील्ड लेवल के साथ एडजेसेंट वो कहता है यहाँ पर एनर्जी स्टेट्स मौजूद नहीं हैं फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, जैसे हम पीछे देख के आ चुके हैं। पीछे तो एनर्जी बैंड गैप नहीं था और यहीं पे डायरेक्ट उसकी जो स्टेट्स हैं वो शुरू हो जाती थी मेटल्स के केस में, लेकिन अब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में ये स्टेट शुरू नहीं होती, क्योंकि ये कंडक्शन और वैलेंस बैंड दोनों यहाँ पे ओवरलैप हो जाते हैं इन मेटल्स। टू बिकम फ्री देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स मस्ट प्रोमोटेड अक्रॉस द एनर्जी बैंड गैप एंड इनटू द एम्प्टी स्टेट्स एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। दिस इज़ पॉसिबल ओनली by supplying an electron the difference in the energy between these two states, which is approximately equal to the band gap energy Eg। तो अगर हम किसी मटेरियल को इतनी एनर्जी दे दें Eg के बराबर दे दें तो इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और पीछे होल क्रिएट हो जाएगा। दिस एक्साइटेशन प्रोसेस इज शोन इन द फिगर, यहाँ पे दिखाया गया है। फॉर मैनी मटेरियल्स दिस बैंड गैप Eg is several electron volt। ठीक है, कहते हैं बहुत सारे मटेरियल्स के लिए ये जो बैंड गैप है ये कई इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हैं वो देता है। मोस्ट ऑफन द एक्साइटेशन एनर्जी इज़ फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स। नॉर्मली हम जो एक्साइटेशन एनर्जी देते हैं वो नॉन इलेक्ट्रिकल होता है, जस्ट एज द हीट एंड लाइट। हीट की फॉर्म में, गर्मी की फॉर्म में, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की मदद से, रूम टेम्परेचर की मदद से एनर्जी हम देते हैं, या फिर लाइट इसके ऊपर फॉल करती है, फोटॉन्स फॉल करवाते हैं। यूजुअली द हीट, नॉर्मली हीट एनर्जी दी जाती है, यानी नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स है एक्साइटेशन एनर्जी का। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड थर्मली इनटू द कंडक्शन बैंड डिपेंड्स ऑन द एनर्जी बैंड गैप विड्थ एंड टेम्परेचर। अब ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपेंड करेगा विड्थ ऑफ द एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप की जो विड्थ है वो ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक्साइट करने के लिए, कम होगी तो कम देनी पड़ेगी। अगर रूम टेम्परेचर ही ज़्यादा है इसका मतलब है पहले ही उसका फर्मी लेवल जो है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है, बैंड गैप जो है वो नैरो हो चुका है, तो फिर थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी एक्साइट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एसेंड करवाने के लिए, जंप करवाने के लिए। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर लाइज इन द विड्थ ऑफ द बैंड गैप। ये वही बात है कि फ़र्क जो है वो सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर का जो फ़र्क है वो विड्थ ऑफ बैंड गैप है। फॉर सेमी कंडक्टर इट इज़ नैरोअर and for the insulating material it is wider. Increasing the temperature of either semiconductor or insulator results in an increase in thermal energy.
दैट इज़ अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। अगर टेम्परेचर को राइज़ कर दिया जाए तो थर्मल एनर्जी राइज़ हो जाती है, और थर्मल एनर्जी राइज़ होती है तो एनर्जी अवेलेबल होती है फॉर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। मोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रमोटेड इनटू द कंडक्शन बैंड विच गिव राइज टू एन इन्हांस कंडक्टिविटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट हो जाएं कंडक्शन बैंड के अंदर, मटेरियल की कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। The conductivity of insulators and semiconductors may be viewed from the perspective of atomic bonding model। atomic bonding से भी हम देख सकते हैं, ये जो कंडक्टिविटी है ये एटॉमिक बॉन्डिंग से भी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटीरियल्स इंटरैक्शन बॉन्डिंग इज़ आयनिक। इंसुलेटिंग मटीरियल के अंदर जो इंटरैक्शन बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग्स हैं वो आयनिक बॉन्डिंग है। इंसुलेटिंग मटेरियल जो इंसुलेटर्स हैं उनके अंदर जो इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग है वो आयनिक है, और आयनिक होगी या फिर स्ट्रॉन्गली कोवलेंट होगी। Thus the covalent electrons are tightly bound or to be shared with the individual atoms. In other words, these electrons are highly localized and are not free to move throughout the crystal. इंसुलेटिंग मटेरियल्स के अंदर वो कहता है कि आयनिक बॉन्डिंग है या स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बॉन्ड हैं अपने न्यूक्लियस के साथ, और इस वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाईली लोकलाइज्ड है, यानी वो अपने ही एटम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, हाईली लोकलाइज्ड है, और वो फ्री टू मूव नहीं है क्रिस्टल के अंदर। फिर दूसरा मटेरियल कौन सा रह गया? सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स। द बॉन्डिंग इन सेमीकंडक्टर इज़ कोवलेंट। सेमीकंडक्टर में तो कोवलेंट है, मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग है। द बॉन्डिंग इन सेमीकंडक्टर इज़ कोवलेंट एंड रिलेटिवली वीक। इसमें आयनिक है और इसमें कोवलेंट है, व्हिच मीन्स दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्ट्रांगली बाउंड टू द एटम्स। इसमें कंपैरेटिवली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड नहीं है एज़ कम्पेयर टू द इंसुलेटर्स। Consequently, these electrons are more easily removed by thermal excitation than for insulators। तो थर्मल एक्साइटेशन से सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से एक्साइट हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द इंसुलेटर्स। When an electric field is applied, a force is applied on free electrons। ज़ाहिर है जब आप किसी मटेरियल के गिर्द कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फ़ोर्स एक्सर्ट होती है। सो दे ऑल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड अप्लाइड ड्यू टू देयर नेगेटिव चार्जेस। फील्ड अप्लाई करते हैं अगर तो वहाँ पर होल्स हैं तो वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, और वहाँ पर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फील्ड की डायरेक्शन की ऑपोजिट मूव करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है, यानी उनकी जो वेलोसिटी है वो 0 से मैक्सिमम होती है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन and accelerating electrons and atom in perfect crystal lattice। अगर तो perfect crystal lattice हो, perfect crystal lattice के अंदर का मतलब है उसके अंदर अगर imperfection नहीं है तो फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और लैटिस के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रेट मूव करेंगे, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, कोई हिंड्रेंस नहीं होगी, उनकी मोशन में कोई रुकावट नहीं होगी अगर तो परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस है तो। ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सेलरेट एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता रहेगा तब तक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते रहेंगे, विच वुड गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विद टाइम। टाइम के साथ ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज़ होता रहेगा जब तक फील्ड अप्लाई होता रहेगा।
ए करंट रीचेस ए कांस्टेंट वैल्यू, करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम या कांस्टेंट तक पहुंच जाएगी द इंस्टेंट द फील्ड इज़ अप्लाइड, जब आप फील्ड फुली अप्लाई कर देंगे तो चार्ज कैरियर की फ्री इलेक्ट्रॉन की जो करंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी, इंडिकेटिंग दैट देयर एग्जिस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस। करंट का 0 से मैक्सिमम होना इंडिकेट करता है कि उसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद हैं which counters this acceleration from the external field, इस एक्सटर्नल फील्ड में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं। जब किसी मटेरियल के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। These frictional forces result from the scattering of the electrons by imperfections। यही कहना जा रहा है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं ये कैसे प्रोड्यूस होती है मटेरियल के अंदर। वो बता रहा है कि दिस इज़ ड्यू टू इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के अंदर जितने डिफेक्ट्स हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग होंगी और इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा और जब अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा वो टकराएगा, अपनी एनर्जी भी उसको देगा और उसकी डायरेक्शन जो है वो भी रिवर्स होगा। ये किस वजह से होगी? इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल लैटिस। और ये जो इम्परफेक्शन है इसके अंदर इम्प्योरिटी एटम्स भी आ जाते हैं, ये भी इम्परफेक्शन है। वैकेंसीज हो सकती हैं, इंटरस्टिशियल एटम्स हो सकते हैं उसके अंदर, डिसलोकेशंस हो सकती हैं एंड इवन द थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ द एटम्स देमसेल्व्स। कहता है कि एक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है तो एक्सेलरेट करता है, यानी उसकी मोशन को अपोज किया जाता है और ये जो अपोजिशन इन मोशन है, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, ये है ड्यू टू इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल लैटिस। और ये इम्परफेक्शन के अंदर किस वजह से इम्परफेक्शंस हैं? अगर तो आपका परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस है तो फिर उसके अंदर कोई इम्परफेक्शन नहीं है और उसमें फिर कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकल सैंपल है उसके अंदर इम्परफेक्शंस होंगी और इम्परफेक्शंस के नतीजे में उसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद होंगी और यही जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं ये इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग का बायस बनेंगी और इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग के नतीजे में इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, टकराता जाएगा, चेंज करेगा और फिर आगे मूव करेगा, जैसा कि नेक्स्ट फिगर में दिखाया गया है। स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज़ डिफ्लेक्टेड बाय द स्कैटरिंग इवेंट्स। ये स्कैटरिंग इवेंट्स यहाँ पर हो रही हैं। देखें यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग हुई है, उसने एनर्जी भी आगे प्रोवाइड की है स्कैटरर को और डायरेक्शन भी चेंज की। एक देखें यहाँ पर स्कैटरिंग हो रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कैटरिंग हो रही है, फिर उसके बाद ये स्कैटरिंग हो रही है। आप यहाँ पर देखें ये स्कैटरिंग हो रही है, यहाँ पर स्कैटरिंग हो रही है, ये देखें यहाँ पर स्कैटरिंग हो रही है, ये स्कैटरिंग हो रही है, यहाँ पर स्कैटरिंग हो रही है, यहाँ पर स्कैटरिंग हो रही है और ये देखें इस तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, इसके अपोजिट ड्यू टू नेगेटिव साइन। और ये जितना टकराव हो रहा है, जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, ये इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग है और स्कैटरिंग हो रही है इम्परफेक्शंस की वजह से और यहाँ पर इम्परफेक्शंस होंगी। जितनी ज़्यादा क्रिस्टल के अंदर इम्परफेक्शंस होंगी उतनी ज़्यादा इसकी डायरेक्शन चेंज होंगी, अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एज रिज़ल्ट ये जो मटेरियल है वो हॉट होता जाएगा और इसके रास्ते में उतनी ज़्यादा रुकावट, हिंड्रेंस या रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी। ईच स्कैटरिंग इवेंट causes an electron to lose kinetic energy। हर स्कैटरिंग इवेंट से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज़ हो रही है। यहाँ पे हर पॉइंट पर जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन हो रही है वहाँ वहाँ पे स्कैटरिंग इवेंट हो रहा है। एंड टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एज रिप्रेजेंटेड इन दिस फिगर। तो हर स्कैटरिंग इवेंट के नतीजे में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ करेगा और साथ साथ अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा। दैट इज़ हाउएवर सम नेट इलेक्ट्रॉन मोशन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड एंड दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज़ इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्लो फ्री चार्जेस हैं, ये फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द स्कैटरिंग फ्रॉमना
is revealed. The scattering phenomena is revealed as a resistance to the passage of electric current. ये जो scattering phenomena है ये क्या चीज़ है? ये resistance है to the passage of electric current. Several parameters are used to describe the extent of this scattering. इस scattering को measure करने के बेशुमार parameters हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग हो रही है मटेरियल के अंदर, इसको मेजर करने के बेशुमार पैरामीटर्स हैं और इन पैरामीटर्स में दो आपको यहाँ पे बताए गए हैं. दीज इंक्लूड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और दूसरी है मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो दो चीज़ें होंगी, मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये दोनों स्कैटरिंग की मैग्नीट्यूड को या स्कैटरिंग की वैल्यू को डिस्क्राइब करेंगे. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी is an average electron velocity in the direction of force imposed by the applied field. It is directly proportional to the electric field. ये जो drift velocity है वो Vd है. Vd is directly proportional to, ये drift velocity है, is directly proportional to electric field applied. जितना electric field ज़्यादा होगा ये drift velocity उतनी ज़्यादा होगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और बीच में इक्वल टू का साइन है और म्यू ई है. म्यू ई क्या चीज़ है? ये इसकी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास हो और इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू आपके पास हो तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं. एंड इट इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटरिंग इवेंट. तो स्कैटरिंग इवेंट की फ्रीक्वेंसी को बता रही है. इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो है वो जितनी ज़्यादा होगी स्कैटरिंग इवेंट भी इतने ज़्यादा होंगे. इट्स यूनिट आर स्क्वायर मीटर पर वोल्ट सेकेंड. ये मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड इसके जो है यूनिट है. दूसरी टर्म जो आपको बताई थी वो है कंडक्टिविटी. द कंडक्टिविटी ऑफ द मोस्ट मटेरियल में बी एक्सप्रेस्ड एज सिग्मा इज इक्वल टू एन ई मॉड और म्यू ई. एन तो नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ई जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और म्यू ई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है और सिग्मा क्या चीज़ है? कंडक्टिविटी है. Where n is the number of free electrons per unit volume, E is the magnitude of electron और magnitude of electron इतना होता है. Thus, electrical conductivity is proportional to both number of electrons. sigma n के साथ डायरेक्टली रिलेशन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू ई के साथ डायरेक्ट इसका रिलेशन. और जो ई मॉड है ये तो कांस्टेंट है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी. और यहाँ पे कंडक्टिविटी दी हुई है मेटल्स के लिए और कहता है मोस्ट मेटल्स आर एक्सट्रीमली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. रूम टेम्परेचर कंडक्टिविटीज फॉर सेवरल कॉमन मेटल्स एंड अलॉयज आर गिवन हियर इन दिस टेबल. तो इस कंडक्टिविटी जो है मेटल और अलॉयज की यहाँ पर दी हुई है. इसमें से आप देखें सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये ब्रास, ये अलॉय है. और फिर ये देखें ये सारे मेटल्स हैं. और इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाई हुई है. इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिल्वर की 6.8 × 10⁻⁷ है, कॉपर की उससे कम है, गोल्ड की उससे कम है, एल्युमिनियम की उससे कम है, ब्रास की उससे कम है और आयरन की उससे कम है. फिर प्लाटीनियम की और कम होगी और कार्बन स्टील की और होगी और स्टेनलेस स्टील की. सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सिल्वर के केस में है और वह 6.8 × 10⁻⁷. मेटल्स हैव हाई कंडक्टिविटीज बिकॉज of the large number of free electrons that are excited into the empty states above the Fermi level. मेटल्स की कंडक्टिविटीज़ हाई है. आप देख सकते हैं कि सिल्वर की, कॉपर की, गोल्ड की कंडक्टिविटी हाई है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन and thus n has large value in conductivity expression. Sigma is equal to Ne mu e, ये उसका वही रिलेशन है. Let us discuss conduction in metals in terms of electrical resistivity. पहले तो कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे, अब हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे. तो जब हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे उसका मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी. बिकॉज क्रिस्टलाइन डिफेक्ट सर्व्स एज स्कैटरिंग सेंटर्स. ये आपने याद रखना है कि जो क्रिस्टलाइन डिफेक्ट्स हैं या क्रिस्टल डिफेक्ट्स हैं दी सर्व एज स्कैटरिंग सेंटर.
ये स्कैटरिंग सेंटर हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन होनी है। स्कैटरिंग सेंटर उतने ज़्यादा होंगे जितनी उसके अंदर इम्परफेक्शन ज़्यादा होंगे क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर। फॉर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, बिकॉज क्रिस्टलाइन डिफेक्ट्स serve as scattering centers for conduction because crystalline defects serve as scattering centers for conduction electrons in metals, increasing their number raises the resistivity। तो जितनी ज़्यादा imperfections होंगे उतने ज़्यादा scattering centers होंगे और उतनी resistivity बढ़ जाएगी। The concentration of these imperfections depend on the temperature, composition and the degree of cold work of metal specimen। तो ये कंसनट्रेशन ऑफ इम्परफेक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्कैटरिंग सेंटर्स बढ़ जाएंगे। कंपोजिशन पे डिपेंड करेगी और उसके बाद डिग्री ऑफ कोल्ड वर्क है, और कोल्ड वर्क का मतलब है शेपिंग ए मेटल एट रूम टेम्परेचर, तो ये इस पर डिपेंड करेगी। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट द टोटल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इज़ द सम ऑफ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम थर्मल वाइब्रेशंस, इम्प्योरिटी एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। 3 चीज़ों का सम है। टोटल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल के अंदर 3 चीज़ें आती हैं और 3 चीज़ों के अंदर थर्मल वाइब्रेशंस हैं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी, इम्प्योरिटीज़ हैं और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी एक फैक्टर है जो रेजिस्टिविटी को बढ़ाता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अगरचे इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा लेकिन इसका भी इफेक्ट होगा। थर्मल वाइब्रेशंस, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, इम्प्योरिटीज़ बढ़ जाएगी और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। थर्मल डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ये 3 फैक्टर्स हैं। दैट इज़ स्कैटरिंग मैकेनिज्म एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑन वन अनदर एज टोटल रेजिस्टिविटी रो टोटल इज इक्वल टू रो टी। ये है जी रो टी, रो आई और रो डी। रो टी का मतलब है थर्मल वाइब्रेशंस, टी मतलब थर्मल वाइब्रेशन, आई का मतलब है इम्प्योरिटी और डी का मतलब है डिफॉर्मेशन रेजिस्टिविटी। तो रो टोटल इज इक्वल टू रो टी, ये रेजिस्टिविटी कंट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल टेम्परेचर या थर्मल रो टी रिप्रेजेंट इंडिविजुअल थर्मल, रो आई इम्प्योरिटी आ गई और रो डी deformation resistivity contribution. This equation is called, the above equation is called Matheson's rule। फिगर 18.8 है दिखाया गया है। y एक्सिस में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, x एक्सिस में टेम्परेचर है। टेम्परेचर को राइज़ किया जा रहा है -250 डिग्री सेल्सियस लेके +50 डिग्री सेल्सियस तक। और फिगर्स के अंदर आप कर्व देख सकते हैं। ये नीचे वाली जो फिगर है ये कॉपर की है, प्योर कॉपर है। उसके बाद कॉपर है, कॉपर के अंदर 1.12% निकल डाल दिया, अलॉय बना दिया और ये डिफॉर्म्ड है, इसमें डिफॉर्मेशन शामिल की गई, उसकी ये कर्व आएगी। उसके बाद कॉपर के अंदर निकल की क्वांटिटी बढ़ा दी, फिर कॉपर के अंदर फिगर 18.8 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर द कॉपर एंड 3 कॉपर निकल अलॉयज। 3 कॉपर निकल का अलॉय हैं, एक ये है और एक ये है और एक ये है। 3 कॉपर निकल का अलॉय हैं। वन ऑफ विच हैज़ बिन डिफॉर्म्ड, इसमें एक को डिफॉर्म भी किया गया। ये देखें, ये जो लाइन है ये डिफॉर्म भी है। -200 से लेके टेम्परेचर राइज़ करते जाएं तो ये देखें इसका लीनियर इफ़ेक्ट है टेम्परेचर का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के ऊपर लीनियर इफ़ेक्ट है। और -200 डिग्री सेल्सियस से पहले लीनियर इफेक्ट नहीं है। आप देख लें इसमें कर्व आई है, ये देखें ये कर्व पोर्शन है, ये कर्व पोर्शन है, ये कर्व पोर्शन है। और -100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये देखें तीनों रेजिस्टिविटी का इफ़ेक्ट यहाँ पे दिखाया गया। द एडिटिव नेचर ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टिविटी कंट्रीब्यूशन, तीनों रेजिस्टिविटी कंट्रीब्यूशन थर्मल, इम्प्योरिटी और डिफॉर्मेशन का यहाँ पे दिखाया गया। और एट है -100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। -100 के ऊपर ये इफ़ेक्ट देख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका थर्मल इफ़ेक्ट है। ये देखें ये इसका थर्मल इफ़ेक्ट है और ये देखें ये इसका इम्प्योरिटी इफ़ेक्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इम्प्योरिटी इफ़ेक्ट है। और ये देखें ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट इसके अंदर जो है वो
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का इफेक्ट है। तो ये वाली जो लाइन है ये डिफॉर्म्ड है, ये वही अलॉय है, कार्बन प्लस 1.12 एटॉमिक परसेंट ऑफ निकल यहाँ पर डाला हुआ है। तो ये वही है, ये वाला जो मटेरियल है, यही मटेरियल, यही अलॉय, इसी को डिफॉर्म किया गया था। जब डिफॉर्म किया गया था तो आप देख सकते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी, ये देखें, इसकी टोटल रेजिस्टिविटी डिफॉर्म होने से पहले से कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गई है। ये रेजिस्टिविटी की वो वैल्यू है जो डिफॉर्म होने से पहले है, और ये थोड़ी सी वैल्यू और इसके अंदर ऐड हो चुकी है। फॉर प्योर मेटल एंड ऑल थ्री कॉपर निकल अलॉयज, जो कि पीछे हम देख चुके हैं, द रेजिस्टिविटी राइजेज लीनियरली विद टेम्परेचर अबव -2 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस के बाद ये जो रेजिस्टिविटी है ये लीनियर राइज करती है, ये फिगर एक्सप्लेन कर रही है। और इसके लिए फिर ये रिलेशन जब होल्ड करेगा, रो डी इज़ इक्वल टू रो नॉट प्लस एल्फ़ा टी, और यहाँ पे रो नॉट और एल्फ़ा या ए जो है इज़ ए कांस्टेंट है फॉर पर्टिकुलर मेटल। दिस डिपेंडेंस ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी कंपोनेंट ऑफ टेम्परेचर is due to increase with temperature and thermal vibration। टेम्परेचर राइज करने से थर्मल वाइब्रेशन बढ़ गई हैं। अदर इरेगुलरिटीज़, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इसकी वैकेंसीज़ वगैरह बढ़ गई हैं, इम्परफेक्शंस बढ़ गई हैं, विच सर्व एज इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग सेंटर, जो कि इसके इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग सेंटर बन गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग सेंटर होंगे उतनी इसकी जो है वो इम्परफेक्शन ज़्यादा होगी और उतनी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, और उसकी जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। इन्फ्लुएंस ऑफ इम्प्योरिटी ऑन रेजिस्टिविटी, एक तो रेजिस्टिविटी का इफ़ेक्ट टेम्परेचर के साथ है, वो हमने देख लिया। टेम्परेचर के राइज़ करने के साथ रेजिस्टिविटी राइज़ कर रही है, क्योंकि उसकी इम्परफेक्शन जो है वो बढ़ रही हैं, थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, और इसके अंदर वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज़ कर रही हैं। अब है इन्फ्लुएंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन रेजिस्टिव, इम्प्योरिटी का इन्फ्लुएंस, इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगी, जितनी इम्प्योरिटी बढ़ती जाएंगी रेजिस्टिविटी उसकी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इम्प्योरिटी रेजिस्टिविटी रो आई इज़ रिलेटेड टू द इम्प्योरिटी कंसंट्रेशंस सी आई इन टर्म ऑफ एटॉमिक फ्रैक्शन एज फॉलोज। तो ये एक रिलेशनशिप है जो होल्ड करेगा। ये रो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी आई है, बाकी ये कांस्टेंट है। और यहाँ पर ए है जी, कंपोजिशन इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, दैट इज़ ए फंक्शन ऑफ बोथ द इम्प्योरिटी एंड द होस्ट मेटल्स। इन्फ्लुएंस ऑफ इम्प्योरिटी ऑन रेजिस्टेंस, इम्प्योरिटी का इन्फ्लुएंस, इम्प्योरिटी का इन्फ्लुएंस यहाँ हमने ये देखा था कि जैसे इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, और यहाँ भी आप देख सकते हैं जैसे ही इम्प्योरिटी एटम्स को बढ़ा रहे हैं, जैसे हम फिलर की कंसंट्रेशन को हम बढ़ा रहे हैं, फिलर की कंसंट्रेशन 0 से लेके 50% तक जब हम ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर रही है ग्राफ में। फिगर 9, रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वर्सेस कंपोजिशन फॉर द कॉपर निकल अलॉय, द इन्फ्लुएंस ऑफ निकल इम्प्योरिटी एडिशन on room temperature resistivity of the copper is demonstrated in figure 18.9 up to 50%, 58% nickel. Over this composition range, nickel is completely soluble in copper। तो ये जो रेंज उसने दी है 50% वाली फिलर वाली, 50% फिलर के अंदर, वो कहता है कि निकल इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। तो सोल्यूशन बन रहा है उस अलॉय का। निकल एटम्स इन कॉपर एक्ट एज स्कैटरिंग सेंटर्स एंड इंक्रीजिंग कॉपर रिजल्ट्स इन द इनहांसमेंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो जैसे जैसे इम्प्योरिटी को बढ़ाते जा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी जो है उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन्फ्लुएंस ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का इफ़ेक्ट। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमने सिर्फ एक सैंपल में की थी। आप देखें इसमें जो एक सैंपल था ये कॉपर प्लस 1.12% ऑफ द निकल, ये जो इनिशियल था हमारे पास सैंपल, ये वाला सैंपल, ये विदाउट डिफॉर्मेशन था, उसकी ये लाइन थी, और ये विद डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्म्ड सैंपल है। तो जैसे हमने डिफॉर्मेशन बढ़ा दी उसी तरह जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ गई है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ऑफ द कॉपर एंड 3 कॉपर निकल अलॉय, वन ऑफ विच हैज़ बीन डिफॉर्म्ड, थर्मल
impurity and deformation contributions of the resistivity are indicated at -100 डिग्री सेल्सियस, -100 के ऊपर इन सब का कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है। और ये कंट्रीब्यूशन जो है वो थर्मल कंट्रीब्यूशन है, और ये इम्प्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, और ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कंट्रीब्यूशन है। तीनों दिखाए गए हैं। Plastic deformation also raises the electrical resistivity as a result of increased number of electron scattering dislocation। तो जैसे हम डिफॉर्मेशन बढ़ जाते हैं उसके अंदर डिसलोकेशंस बढ़ रही हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से डिफॉर्म फोर्सेस लग रही हैं, डिफॉर्मेशन फोर्सेस हैं, और डिफॉर्मेशन फोर्सेस के नतीजे में डिसलोकेशंस हो रही हैं, और डिसलोकेशन जो हैं वो फिर इम्परफेक्शन। तो जैसे इम्परफेक्शंस बढ़ रही हैं उसी तरह उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ रही है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन is much weaker than that of increasing temperature or presence of impurity। इसका इफ़ेक्ट अगरचे बहुत कम है, आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू मौजूद है। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो इम्प्योरिटी और थर्मल वाइब्रेशंस का इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डिफॉर्मेशन। यही फिगर बता रही है।